हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी जेई सीवीटी 1 एग्ज़ाम के सबसे ज़्यादा वेटेज वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि मैथ एंड रीजनिंग है उसकी बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे जो आरआरबी जेई और आने वाले हर एक एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि मैथ और रीजनिंग बेसिकली जो सीबीटी 1 है वहाँ पे 4 सेक्शंस होंगे जिसमें से 2 सेक्शंस मैथ और रीजनिंग का होगा और ये दोनों सेक्शन मिलके 55 मार्क्स कवर करते हैं। मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होंगे। तो वेटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये दोनों टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है सीबीटी 1 में 55 मार्क्स आउट ऑफ 100। सेकेंड चीज़ क्या है कि जो सेक्शन है मैथ और रीजनिंग का, यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो हमें यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि स्पीड और एक्यूरेसी पर हमें यहाँ पर अच्छा वर्क करना है क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का काफ़ी इशू रहता है। 90 मिनट्स रहेंगे हमारे पास और हमें यहाँ पर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा जिसमें 55 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से होंगे। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स। अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो अगर हम ओवरव्यू देखें सिलेबस का तो यहाँ पर देयर आर 21 टॉपिक्स। एक एक टॉपिक को यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, आप एक एक टॉपिक को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है। और जैसे कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यानी हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन आएगा और कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशो प्रपोर्शन है। इस तरीके के कुछ टॉपिक है, हमारे अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, जहाँ पर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चंस भी आने की हमारे चांसेस होंगे। तो आप इन टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे सिलेबस में टॉपिक हैं। देयर आर 21 टॉपिक्स। अगर हम मैथ्स की बेसिकली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या होती है कि हमने बात करी कि स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी हमारी किस तरीके से अचीव होगी, यही बात हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के थ्रू हम कि हमें क्या फॉलो करें कि हम एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकें मैथ एंड रीजनिंग में। तो स्ट्रेटजी की बात करते तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स अगर हम बात करें तो जितने भी बेसिक्स हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें क्लियर कर लेना है अच्छे से, तभी हमें एक लेवल और एक ऊपर के लेवल के क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू द मैथ उनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करना है जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो भी चीज़ें अगर हम कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी फार्मूले हैं, की कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी ट्रिक्स हैं, उन सभी चीज़ों को, बेसिक डेफिनेशंस भी होती हैं कई बार मैथमेटिक्स में, उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। सभी फार्मूलेज को, की कॉन्सेप्ट वगैरह को हमें अच्छे से याद रखना है। थर्ड चीज़ क्या है कि जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं मैथ की तो हमें कम से कम डेली 15 से 20 क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करते रहना है जिससे हमारी स्पीड और एक्यूरेसी पर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहना चाहिए। तो अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही आगे चल के मेंटेन होगी। यानी डेली हमें 10 to 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वो मिक्स टाइप की प्रॉब्लम होना चाहिए। जैसे भी हमने बात करी देयर आर 21 टॉपिक्स, तो अगर हमने 5 या 6 टॉपिक कर लिए तो हमें डेली 15 या 20 क्वेश्चन उन 5 या 6 टॉपिक से हमें डेली प्रैक्टिस करना है। और आफ्टर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस हमें ये भी देखना है कि हमारी कहाँ पर मिस्टेक हुई है, क्या हमारी स्पीड क्या रही है, उन सारी चीज़ों को हमें प्रॉपर एनालिसिस करना है। तो डेली प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्या है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्योंकि मॉक टेस्ट है हमारा, क्योंकि यहाँ पर ना स्पीड वाला हिसाब किताब है, क्योंकि हमारे पास 90 मिनट्स हैं और हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो मॉक टेस्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। तो हमारा एक तो मॉक टेस्ट से ये होता है कि हमें एक्यूरेट जो एग्ज़ाम इन्वायरमेंट है उसका ही पता चलता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर हम प्रेशर सिचुएशन में हम किस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं, वो हमें मॉक टेस्ट से काफ़ी अच्छा एक आइडिया लगता है। और उन जगहों पे जहाँ पर भी एग्ज़ाम में मैथ्स है, रीजनिंग है, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि आप देखें एसएससी वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में भी मैथ्स रीजनिंग का काफ़ी रोल रहता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे एग्ज़ाम्स जहाँ पर मैथ और रीजनिंग का काफ़ी रोल है, वहाँ पे मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगेन यहाँ पे जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्टकट एंड ट्रिक्स की,
अब मैथ्स में भी क्या होता है कि भाई कई तरीके के हमारे शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं, तो हमें क्या करना है, जो भी शॉर्टकट्स हैं उनको हमें लर्न करना है बहुत अच्छे से, और हमें उन शॉर्टकट्स को लर्न करने के साथ साथ हमें उनको ये भी देखना है कि उनका एप्लीकेशन कहाँ पर है। क्योंकि कई बार क्या होती है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी होती हैं, कुछ शॉर्टकट्स ऐसे होती हैं कि जिनका वो कुछ जगहों पे अप्लाई होते हैं, कंडीशनल होते हैं, कुछ जगहों पे अप्लाई होते हैं, कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो वो ट्रिक, वो शॉर्टकट कहाँ अप्लाई होनी है, कहाँ नहीं होनी है, क्या वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो उन्हें हमें उस तरीके से याद रखना है कि वेदर वी हैव टू अप्लाई इट ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट, या फिर वो यूनिवर्सल ट्रिक है जो हर जगह पे एज ए शॉर्टकट यूज हो सकती है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, शॉर्टकट के साथ साथ वो कहाँ अप्लाई है कहाँ नहीं, वो भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई मैथमेटिक्स की कि हमें कॉन्सेप्ट की अच्छे तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए, फॉर्मूलेज अच्छी तरीके से रिवाइज होने चाहिए, डेली हमें प्रैक्टिस करना है टू एनहांस स्पीड एंड एक्यूरेसी, और जो भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी हमें फर्दर इवेल्युएशन भी करनी है कि हमारी कैसी स्पीड रही, क्या एक्यूरेसी रही और क्या परफॉर्मेंस रही, हमें उसको भी इवेल्युएट करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट हमें टाइम टू टाइम देते रहना है जिससे हमें एक्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट मिले, और लास्ट में शॉर्टकट और ट्रिक को हमें भी ध्यान रखना है फॉर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, तो रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग का यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन किया गया है। यहाँ पे 15 टॉपिक है, आप एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हो, चाहे तो लिस्ट डाउन भी कर सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में है। डायरेक्ट अगर हम स्ट्रेटेजी पे आए थे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी तरीके से हमें यहाँ पर डील करना पड़ता है इस टॉपिक को। सबसे पहले होता है पैटर्न रिकग्निशन। तो देखिए अगर हमें क्या होता है, जैसे पैटर्न सीरीज में पैटर्न है, एनालॉजीज हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, तो इस तरीके के जो पैटर्न रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हमें प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, कि जिससे हम सीरीज और एनालॉजीज वगैरह के जो पैटर्न है उसको बेसिकली हम पहचान पाएँ कि है क्या वो वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉजिकल थिंकिंग, तो लॉजिकल थिंकिंग जैसे अगर हम टॉपिक्स की बात करें जैसे सिलोलिज्म है, एनालिटिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है वगैरह हैं, इस तरीके की चीज़ों पर भी हमें बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए, जिससे हमारा जो डिडक्शन स्किल है, लॉजिकल डिडक्शन जो हमें करना है सिलोलिज्म में या फिर स्टेटमेंट आर्गूमेंट्स वगैरह में, तो वहाँ पर भी जो है हम ईजिली उस चीज़ को हम विद इन ए स्मॉल टाइम पीरियड ड्यूरेशन हम उस चीज़ को क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो लॉजिकल थिंकिंग पर भी हमें डेली काम करना होगा सिलोजिज्म वगैरह के कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम इजीली क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हम बताएं पजल एंड प्रैक्टिस सेट। पजल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पजल जो है बेसिकली अगर बात करें रीजनिंग में, तो हमें पजल रिलेटेड क्वेश्चंस को रेगुलरली हमें सॉल्व करना है, जिससे हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग कई बार टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर हम इस पे पजल्स वगैरह को, लॉजिकल थिंकिंग पैटर्न वगैरह को अगर हम डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा टाइम ज़्यादा ले लेती है। टाइम के बेसिस पर जो क्विज वगैरह होते हैं वो सब भी हमें देते रहना चाहिए रीजनिंग रिलेटेड, क्योंकि उससे हमारी क्या होती है, तो हमारी स्पीड इंप्रूव होती है। और जो मतलब जितने भी इस तरीके के क्विज वाले रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उससे एक हमारा रीजनिंग जो है वो कहीं ना कहीं उसमें स्पीड, एक्यूरेसी सारी चीज़ें हमारी मेंटेन होती हैं और इम्प्रूव होती हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि पैटर्न्स रिलेटेड क्वेश्चंस को, हमें पजल रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। टाइम मतलब क्विज वगैरह को हमें जो भी हैं उन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से डील करना है इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग। और 25 मार्क्स का वेटेज है, तो यहाँ भी अगर देखें तो ज़्यादातर यह है कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, और कुछ टॉपिक हमारे ऐसे हैं जैसे कि अगर हमारा कोडिंग डिकोडिंग के देखें अगर हम, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग पर हमारे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग पे हमारे क्या होते हैं, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पर हिसाब किताब रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करें दोनों सब्जेक्ट को एज ए वन अगर हम ट्रीट करें, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जो है दोनों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम हमें बेसिकली डिवाइड करना है स्टडी के लिए। जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट हैं CBT 1 में, और अगर हम 4 घंटे स्टडी करते हैं तो इन दोनों को 1-1 घंटे हमें देना है। और इसमें थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे किसी की मैथ बहुत अच्छी है तो वो रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे सकता है, और किसी की रीजनिंग अच्छी है तो वो मैथ को ज़्यादा टाइम दे सकता है। इस हिसाब से हम थोड़ा बहुत टाइम में ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमें जो हमारे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं, हमेशा एग्ज़ाम के टाइम पे हमें उन क्वेश्चन को जो थोड़ा चैलेंजिंग है, जो टफ क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें शुरू में मतलब अवॉइड करते हुए चलना है। और
टाइम टू टाइम हमें उनको एग्ज़ाम के टाइम पर हमें उन पे ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि हम उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें। तो इसीलिए रीजनिंग और मैथ के लिए हमें पर्टिकुलर एग्ज़ाम से पहले डिसाइड कर लेना है कि हमें मैथ्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है आउट ऑफ 90 मिनट, और रीजनिंग के क्वेश्चंस को हमें कितना टाइम देना आउट ऑफ 90 मिनट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैथ और रीजनिंग से अगर कोई भी व्यक्ति पेपर को स्टार्ट करता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैथ और रीजनिंग ले जाते हैं। इसीलिए कहा भी ये जाता है कि हमेशा उन चीज़ों से पेपर को स्टार्ट करो जो चीज़ें याद करने वाली ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको टाइम पहले से एलोकेट करके चलना पड़ेगा, कितना हमें मैथ को देना है, कितना रीजनिंग को देना है। लास्ट अगर हम बात करें तो 3 चीज़ें यहाँ पे की एलिमेंट हैं इस दोनों सब्जेक्ट्स में सक्सेस पाने की। यानी हमें अगर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं 55 में से 50, 48, 50 प्लस 40 तक अगर हमें स्कोर करना है तो 3 चीज़ों का यहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है हमारी शॉर्ट ट्रिक, सेकंड है डायरेक्ट मेथड, और थर्ड है स्मार्ट अप्रोच। क्योंकि मैथ और का अगर हम क्वेश्चन या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन की बात करें तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। तो शॉर्ट ट्रिक से बनेगा ये, या तो ये डायरेक्ट जो कन्वेंशन मेथड है उससे बनेगा, या फिर कोई स्मार्ट अप्रोच लगेगी। तो हमें इन तीनों का बैलेंस बनाना है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक कहीं पे वर्क करती है, कहीं पे वर्क नहीं करती। अभी मैंने बात की थी कुछ शॉर्ट ट्रिक हमारी कंडीशनल होती हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो वहाँ पे हमें कन्वेंशनल के साथ जाना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट मेथड्स के साथ जाना पड़ेगा। यानी वहाँ पर हमें स्मार्ट अप्रोच का काफ़ी रोल आ जाता है। अगर हमें टाइम बचाना है, या तो हम टाइम शॉर्ट ट्रिक से बचाते हैं, स्मार्ट अप्रोच से बचाते हैं, स्मार्ट अप्रोच यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो इन तीनों चीज़ों का, शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट मेथड, स्मार्ट अप्रोच का हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि जिससे हमारे कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बने, कुछ हमारे स्मार्ट अप्रोच से बने, और कुछ अगर हमें कन्वेंशनल मेथड से जाना है तो हम वहाँ पे भी जाके एक बैलेंस तरीके से फाइनाइट टाइम में हम जितना भी एलोकेट किया उस टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के कर सके। नेक्स्ट होता है डिसीजन मेकिंग। तो शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी है, और क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर डिसीजन लेना कि किस क्वेश्चन को हमें किस मेथड्स के साथ जाना है, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्सिमम स्कोर करने में। तो हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है या करना ही नहीं है, या फिर करना है तो किस मेथड को हमें यूज़ करना है। लास्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है प्रैक्टिस और रिवीजन। इट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ द मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस और रिवीजन हम जितना ज़्यादा करेंगे, जैसे हमने स्ट्रेटजी पढ़ी कि भाई क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग स्टडी, लेकिन इन सब चीज़ें हमारी तभी बेस्ट रिजल्ट दे पाती हैं जब तक हम प्रैक्टिस और रिवीजन को अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ पे पॉइंट रहने वाला है। तो हमें लगातार रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है। जितने भी हमारे की कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी हमारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी हम नॉर्मली अगर हम कर रहे हैं तो उनको हमें रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहना है रेगुलर। ये नहीं कि मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप 2 दिन बाद करो, 3 दिन बाद करो, ऐसा नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर हम कंबाइन बात करें दोनों सब्जेक्ट को लेके, कॉमन अगर हम देखें कि टिप अगर हम कोई बात करें तो कंसिस्टेंसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी बात करी कि रेगुलरली हमें रेगुलर बेसिस पर हमें इसको स्टडी करना है, डेली स्टडी करना है और डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए चलना है। और जो भी हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं तो उनके जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं एक्यूरेसी वगैरह को हमें तो एरर एनालिसिस भी करना है मॉक टेस्ट की बेसिस पर। और जो भी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन तो कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम भी हमें ध्यान रखना है कि हम कितने टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइम अगेन मैथ और रीजनिंग के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड एक्यूरेसी। लास्ट अगर हम बात करें तो वही रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है। ये भी हमने बात करी कि विदाउट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता। हमें क्वेश्चन से लेके, फॉर्मूले से लेके, की कॉन्सेप्ट से लेके, शॉर्ट ट्रिक से लेके हर सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे रिवाइज करनी ही करनी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को किस तरीके से हम यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं उसको बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ पर मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। पूरी पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका चाहें तो प्रिंट आउट लेके आप सिलेबस वगैरह सब लिखा हुआ है, इसको आप प्रिंट आउट लेकर भी अपने कहीं पर भी इसको अपने नोटबुक वगैरह में रख सकते हैं।
नेक्स्ट, अगर आप हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स को अगर हमारे अगर लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे व्हाट्सअप के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमें मैसेज करके हमारे नोट्स को भी ले सकते हैं। नोट्स भी हमारे वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव नोट्स रहने वाले हैं आरआरबी जेईई और जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए। अगर आप चाहें तो आप वो नोट्स को देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर वीडियो भी हमने उस पर बनाई है, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और आपको लगता है कि वो आपको यूज़फुल हो सकते हैं तो आप उसको भी हमसे परचेज वगैरह कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, एज ऑफ जितना मैं जानता हूँ वो नोट्स बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं आपको जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं रेलवे जेईई के लिए, तो वो वन ऑफ द बेस्ट नोट्स रहने वाले हैं। और भी हम आगे चल के कई और भी नोट्स वगैरह पब्लिश करेंगे कंप्लीट सिलेबस पे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके सिलेक्शन को इंश्योर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।